आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बज चुके हैं और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वजीर खजाना हसीब द्राबू ने किया रियासत जम्मू कश्मीर का 2018-19 का बजट पेश। बजट में तमाम तबकों का रखा ख्याल। रियासती 2018-19 के बजट का पीडीपी बीजेपी ने किया खैर मकदम। बजट को दिया अवाम दोस्त बजट का खिताब। हिज़्ब इख्तलाफ जमातों ने किया रियासती बजट पर मायूसी का इजहार। एनसी ने बजट को बताया नौजवान व बेरोजगारों के लिए गैर मुफीद। मिलिटेंट्स को भाई कहकर तनाजे में आए पीडीपी एमएलए एजाज अहमद। ऐवान में हिज़्ब इख्तलाफ ने उठाया मुद्दा। मुल्क भर में बयान की हो रही है मजम्मत। और अफजल गुरु का बेटा बना टॉपर। गालिब ने 12वीं में हासिल किया तीसरा मकाम। पार्लियामेंट हमले के मुजरिम अफजल को 2013 में हुई थी फांसी। और चलिए रियासत जम्मू कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते और सबसे पहले बात करते हैं रियासती बजट 2018-19 की। दरअसल वजीर खजाना हसीब द्राबू ने आज 2018-19 का रियासती बजट पेश कर दिया ऐवान में। और बजट में गैर तरबियत और तरबियत याफ्ता मजदूरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जहां बजट में सार्फिन, ताजिर और प्राइवेट सेक्टर को सूद और जुर्माने से राहत दी गई है, वहीं किसानों को भी खुश करने की भी कोशिश की गई है। गुज़िश्ता 3 माह से वजीर खजाना हसीब द्राबू और वजारत मालियात का पूरा अमला 2018-19 की बजट की तैयारियों में लगा हुआ था। बुध को देर शाम तक बजट की नोक पलक संवारी जाती रही। बजट पेश करने से पहले वजीर खजाना ने वादा किया था कि बजट 2018-19 में सबके मफादात का ध्यान रखा जाएगा। बजट पेश करने के लिए वजीर खजाना जब खड़े हुए तो सुबह का हंगामा थम चुका था। वजीर आला की क़यादत में ट्रेजरी बेंच के सभी मेंबरान मौजूद थे। हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर उमर अब्दुल्ला भी बजट को बगौर सुनते रहे। वादे के मुताबिक वजीर खजाना ने सबसे पहले गैर तरबियत याफ्ता और ट्रेंड मुलाजमीन को खुशखबरी दी। A few months ago, sir, we hiked the minimum wages of the working class substantially. The minimum wages of unskilled workers were raised from 150 rupees to 225, while those of skilled labor from 350 to 350 from 225. A new category of highly skilled workers was introduced and rupees 400 was fixed as the minimum wage. वजीर खजाना ने खजाने की माली पोजीशन को मुस्तहकम बताते हुए कहा कि माली खसारे का अंदाजा तकरीबन 9.5% लगाया गया था, लेकिन वो अब 5.7% हो गया है। उन्होंने बताया कि इसमें तकरीबन 400 पॉइंट की बेहतरी आई। गुज़िश्ता माली साल में खजाने की आमदनी को भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इत्मीनान बख्श करार दिया। टैक्स वसूली के लिए हुकूमत ने 9,931 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया था, जबकि उसे मिले 10,000 करोड़ रुपए। बजट में किसानों पर खास तवज्जो दी गई है। जाफरान की काश्त को फरोख्त देने के लिए वजीर खजाना ने 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उसी तरह बागबानी के लिए 25 करोड़ रुपए। इसके अलावा सेब की खेती करने वाले किसानों की फसल बर्बाद न हो, इसके लिए वजीर खजाना ने महकमे बागबानी को एनसीआर से मुलाहिका इलाकों में किराए पर कोल्ड स्टोरेज लेने के लिए फंड का इंतजाम किया है। इसी तरह आखरोट ताजरीन के लिए भी एक खुसूसी स्कीम शुरू करने की बात कही गई है। बजट में वजीर खजाना ने हाउस को यकीन दिलाया कि उन्होंने अवामी मसाइल और जरूरतों को पूरा करने वाला बजट तैयार किया है। Good finance
Honorable Speaker sir, is not an end in itself. It's a means to a social and humanitarian end. This is especially so in JNK, which has gone through unimaginably troubled times. लगातार चौथा बजट पेश कर रहे वजीर खजाना ने सार्फिन, ताजिर, तलबा और प्राइवेट सेक्टर को भी राहत देने का ऐलान किया है। VAT 2005 और सेल्स टैक्स एक्ट के तहत आने वाले ताजरीन के बकायाजात पर जुर्माना और सूद माफ कर दिया गया है। इसी तरह सनती इदारों, होटल और टूरिस्ट रिजॉर्ट पर बकायाजात बिजली बिलों पर भी सूद और जुर्माना माफ कर दिया गया है। जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 के दरमियान के टोकन और पैसेंजर्स टैक्स के जुर्माने और सूद अदायगी से छूट दे दी गई है। आला तालीम के लिए कर्ज लेने वाले तलबा कोर्स को मुकम्मल करने के बाद इसे अदा कर सकेंगे। वजीर खजाना ने ऐवान को बताया कि खर्च के लिए मुख्तस की गई रकम को हुकूमत सही मद में खर्च करने के लिए पुरअज़्म है। All monies were released on the 10th and 11th of February 2017, along with very strict discipline of no reappropriation after December 31st, has resulted in more than 50% of the outlays being spent by December 31st, 2017. वजीर खजाना ने हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को फरोग देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने 7वीं पे कमीशन और हुकूमत की जानिब से बकायाजात की अदायगी का यकीन दिलाया। सैयद तजम्मुल के साथ राजन वैद, जम्मू, जी सलाम। और हमारे साथ माहिर इक्तिसादियात दीपांकर गुप्ता साहब लाइव जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए कि आखिर क्या कुछ खास रहा आज जम्मू कश्मीर के बजट 2018-19 में। दीपांकर साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। दीपांकर साहब, जो टोटलिटी में अगर हम इस बजट की बात करें तो किस तरह से देखते हैं बजट ओवरऑल कैसा है? क्योंकि बीजेपी पीडीपी इसका खैर मकदम कर रही है, इसे अच्छा बता रही है, लेकिन अपोजिशन मायूसी का इजहार कर रहा है। आप कैसे देखते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम इस दिन को, इस बजट को और इस शख्सियत को जितना अहमियत देते हैं उतना अहमियत देने की जरूरत नहीं है। ये बजट जो है इज अ कलेक्टिव रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट। हर मंत्री ने जो परफॉर्मेंस किया है, जैसे काम किया है, उसका एक कलेक्टिव रिपोर्ट कार्ड है। इसमें अगर दोष किसी को देना है या श्रेय किसी को देना है, एक बंदे को हम दे नहीं सकते। इस बजट किस परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है, पस मंजर क्या है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे है। प्रॉब्लम क्या है कि हम इस रियासत जो है बजट पे काफी निर्भर है। इस बजट में जितना खर्च होता है वो एनएसडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 50% से ज्यादा है। ऐसा कोई रियासत आपको देश में नहीं मिलेगा। हिमाचल के लिए यह फिगर 25% से ज्यादा है, पंजाब में 20% से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टोटलिटी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि बजट कितना अहमियत रखता है इस स्टेट के लिए। और इस बजट में 43% इज बेसिकली सेंट्रल ग्रांट। तो ये रियासत कितना निर्भर है सेंट्रल ग्रांट पे और गवर्नमेंट खर्चे पे, ये कमजोरी दर्शाता है इस रियासत की माली निजाम का। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बजट की अहमियत थोड़ी बहुत कम हो जाती है। हां, मैं देखना चाहता था कि इस बजट में क्या है इस कमजोरी को दूर करने के लिए, सरकार ने क्या सोचा है इसको दूर करने के लिए। थोड़ी थोड़ी तो मुझे दिखाई देती है क्या करना चाहता है सरकार, पर जिस तरह से पूरा रीथिंकिंग करना चाहिए उस तरह से किया नहीं गया है। देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर में फाइनेंस मिनिस्टर का काम बहुत ही कठिन होता है क्योंकि लीवे बड़ा ही कम होता है। उसमें बजट बनाना बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है। उसके तहत मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 देता हूं, पर इस रियासत डिजर्व्स अ मच बेटर बजट। इट डिजर्व्स अ 9.75 बजट, जो कि द्रबू साहब कर नहीं पाए हैं। और इसमें सिर्फ द्रबू साहब का दोष नहीं है, उसके साथियों का दोष है। देखिए, एक बात है, कुछ चीजें द्रबू साहब को खर्च करना ही पड़ेगा। आपका 30% ऑफ द रेवेन्यूज आपके सैलरीज एंड पेंशंस में जा रहे हैं। क्या द्रबू साहब कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर हां, एक डेफिसिट है, पावर डेफिसिट।
जो इस वक्त 7,400 करोड़ रुपए है, इसके लिए उत्तरदायित्व तो दबू साहब नहीं है, इसके लिए जिम्मेदारी निर्मल सिंह है, पीडीडी डिपार्टमेंट है। मंत्री जी क्या कर रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने किया क्या है, ये कोई बताए। तो बहुत सारे मंत्रियों की जो नाकामी है इस बजट में शामिल होता है, दिखाई दे रही और द्रबू साहब इन सभी का बोझ उठाते हैं। ठीक है, लेकिन दीपांकर साहब जो ताजिर हैं और जो कारोबारी हैं काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहे थे कि उन्हें काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, कम से कम उनका ख्याल रखा जाएगा। और सयाहत से जुड़े हुए यानी कि टूरिज्म से जुड़े हुए लोग भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है मईशत जम्मू कश्मीर की, वो टूरिज्म पे एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर मुनहसिर है। क्या कुछ इन दोनों शोबों में आप देखते हैं कि बजट से मिला है? देखिए, ये बदकिस्मती है हमारी कि जहां तक टूरिज्म है, जहां पे इंडस्ट्री है, हम यहां पे मार्जिनल चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, सही बात है कि इंटरेस्ट रेट्स पे कुछ चीजों पे टूरिज्म को इंडस्ट्री घोषित किया गया है, ये ऐलान किया गया है, मैं बहुत खुश हूं। पर देखिए, टूरिज्म एक ऐसा जरिया है जहां पे मैसिव एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। जो हम जो कहते हैं ना, टूरिज्म का एम्प्लॉयर मल्टीप्लायर जो है ना, ये काफी बड़ा होता है। हमें जहां पे टूरिज्म अभी तक फुल पोटेंशियल नहीं लिया है, हमें वहां पे इंकरेजमेंट करना चाहिए। जैसे जम्मू में, मैं तो मानता हूं जम्मू खेमे में हिमाचल पूरा रिपीट किया जा सकता है। मैं मानता हूं विथ मेजर चेंजेस कश्मीर का जो कैरिंग कैपेसिटी है टूरिज्म के लिए, उसको दुगुना किया जा सकता है। मैं मानता हूं लेह लद्दाख में इसको 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, मार्जिनल चेंजेस नहीं। ये दुख की बात है कि इस बजट में उस तरह के कोई ड्रामेटिक स्टेप्स दिया नहीं गया है। पर फिर ये बात दोहराता हूं, इसका जो जिम्मेदारी है ये टूरिज्म मिनिस्टर पे जाता है। टूरिज्म मिनिस्टर पहले साल में मुफ्ती साहब थे, उन्होंने क्या किया, उसके बाद महबूबा जी, उन्होंने क्या किया, अब मिस्टर तसद्दुक मुफ्ती आए हैं, हमें देखना पड़ेगा उनको क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें चाहिए एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी। बजट में एट मोस्ट हम मार्जिनल काम कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी बदल देते हैं तो उस ओवरऑल स्ट्रेटेजी का जो नतीजा है हमें बजट में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ओवरऑल स्ट्रेटेजी है नहीं, इसलिए हमें कामयाबी हमें बजट में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात इंडस्ट्री का, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और ये अहम है, जम्मू कश्मीर के व्यवसायी व्यापारी आज पंजाब में निवेश कर रहे हैं, हरियाणा में निवेश कर रहे हैं, हर जगह पे निवेश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में निवेश नहीं कर रहे हैं। ये क्यों है? बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जम्मू कश्मीर में रैंकिंग्स जो है वो 29 आउट ऑफ 30 है। अब बात यह है कि हमने किया क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये ऑफ बजट आइटम है। अब यहां पे दूसरे जो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसका परफॉर्मेंस आराम से आपके सामने आ जाता है। एक तरीके से कोऑर्डिनेशन की भी कमी आप देख रहे हैं, और जो मिनिस्ट्रीज का जो एक तरीके से परफॉर्मेंस है वो आप कह रहे हैं कि उसका असर जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है बजट पर। आप बने रहिए दीपांकर जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस पर अपोजिशन का क्या कुछ कहना है जरा अपने नाजरीन को बता दें कि अपोजिशन ने इस पर जो है वो उम्मीद नहीं जाहिर की है, उसने कहीं ना कहीं मायूसी का इजहार किया और कहा कि बजट जो है एक तरीके से नौजवानों और साथ ही साथ बेरोजगारों के लिए मायूसी पैदा करने वाला है। वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बजट पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के पास सीधे चलते हैं। जोरा साहब, आपका रिएक्शन क्या होगा कि जो लंबी चौड़ी तकरीर हमने सुनी? इसमें एम्प्लॉयज के लिए आपका 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो अप्रैल से इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने एश्योरेंस दिया है। एक वेलकम आपका अनाउंसमेंट है, लेकिन आपके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द स्टेट वो आपके रूरल एरिया में बैठते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। आपका 64% रियासत का जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। उनके डिस्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए इसमें कुछ नहीं किया है। ना ही जो एसएमई सेक्टर है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, जो जीएसटी के डिस्ट्रप्शन से, जीएसटी की वजह से जो जिनका डिस्ट्रप्शन हुआ है, बहुत सारे आपके नौकरियां उसमें गवा गया है, उसको रिवाइव करने के लिए कुछ नहीं है। तीसरी बात, जम्मू के लिए कुछ नहीं है, लद्दाख के लिए तो कुछ नहीं है। जम्मू वालों को सिर्फ एक आम का नर्सरी दे के छोड़ दिया है। कश्मीर के लोगों के लिए है, ठीक ठाक है, वो हम वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ लद्दाख जैसा है, जम्मू जैसा है,
उनके लिए कुछ नहीं इस बजट में। और पावर के लिए जिस तरह ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उदय स्कीम था जहाँ पे आप 3,500 करोड़ का वो क्या कहते हैं बॉन्ड वो कर सकते हैं, उस पर पिछली साल उन्होंने करीबन 2,500 का किया है, लेकिन इसको और आगे सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है। अनबंडलिंग की इन्होंने बात की, वो अनबंडलिंग कहाँ हुआ अभी? तो लिहाजा कोई खास इसमें कोई दम नहीं था। कोई मुस्बत चीज है एक आध? ये मुलाजिमों के लिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मुलाजिमों के लिए ये ठीक ठाक मुलाजिम फ्रेंडली आपका बजट था। कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं था इस बजट में। नवाज उद्दीन जोहरा कांग्रेस के सीनियर लीडर के मुताबिक रियासत में सरकारी मुलाजमीन के लिए ये दोस्ताना बजट साबित हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें कोई खास बात नहीं है जिससे हम बजट पे मजीद चर्चा कर सके। अब देखना होगा कि इस बजट पे अब तकरीरें अपोजिशन की तरफ से शुरू हो जाएंगी और देखना होगा कि जो सलवटें इसमें निकालने की कोशिश की जाएंगी वो किस तरह से दुरुस्त साबित। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट, जम्मू। तो कॉमन मैन के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, ये बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा बजट पर मायूसी का इजहार किया और सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि बजट में बेरोजगार नौजवानों और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आज डॉक्टर हसीब दराबू की तरफ से 2018 जो है बजट पेश किया गया है स्टेट का, उसमें क्या कुछ निकल के आया है उस पर बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं अली मोहम्मद सागर। इस बजट को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से 7th पे कमीशन के ऊपर बात की गई, मुलाजमों को पक्का करने पर बात की गई, आपको इसको समझते हैं कि एक अच्छा बजट है? देखिए, अच्छा बजट वो है, ये एक वेलफेयर स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट है, और यहाँ ज़्यादा से कंसर्न ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो। इस वक्त एज फार द ऑफिशियल फिगर्स इस वक्त 8.5 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी रखी गई बजट में, वो देखना है। बाकी ये जो आप कह रहे हैं मुलाजिमों के लिए तनख्वाहें मनख्वाहें, वो तो देनी होती है, मुलाजिम कहाँ छोड़ेंगे इनको। लेकिन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या किया है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या किया? मुझे नहीं दिखा कोई ऐसी बात इन्होंने कही जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की हो गई हो, या इस वक्त जो इन्फ्लेशन है लोगों को घेर रखा गरीबों के, या फ्री हाउसिंग के लिए बात की हो। लेकिन पंचायत के लिए जो है बजट पेश किया गया, लेकिन पावर सेक्टर को इग्नोर किया गया। पावर बजट ये वही सरकार थे जिन्होंने कहा था ये एक नई हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं कि पावर बजट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पावर का बड़ा महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट है। आज वो भूल ही गए कि हमें पावर बजट में, मेरे ख्याल में इनको पता लगा, हमने उस वक्त कहा था ये जुमलाबाजी है, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आज वो भूल गए, कल वो नेक्स्ट ईयर को वो पंचायत बजट भूलेंगे, क्योंकि पंचायत के लिए जो एम्पावरमेंट हमने की, हमारी सरकार ने की, अगर ये वो करने में कामयाब होंगे बहुत बड़ी चीज होगी। ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बजट को कैसे आंकते हैं? जो हाइप इन्होंने डाली थी बजट के बारे में, एवरी सेक्शन, एवरी कम्युनिटी विल बी कवर्ड, पर्टिकुलरली द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लेवल, नथिंग टेंजिबल और मटेरियल लुकिंग देयर, नथिंग। तो ये थे अली मोहम्मद सागर, जिनका कहना है कि जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, ऐसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। तो ये तो आपने अपोजिशन का मौकिफ सुना कि आखिर अपोजिशन इस पर क्या कह रही है, लेकिन बीजेपी ने बजट की तारीफ की है। असेंबली में बजट पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर रैना जी, उनसे बात करते हैं। रविंदर रैना जी, कांग्रेस कहती है ये मुलाजमीन का बजट है, कौन सा बजट है? न लद्दाख के लिए कुछ है, न जम्मू के लिए कुछ है। मुलाजमीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो मुलाजमीन है वो हमारे रियासत के बशिंदे नहीं है क्या? और जितने भी मुलाजमीन हैं इनकी अगर केयर की गई है तो इनको वेलकम करना चाहिए। बजट के अंदर देखिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएचई, बिजली, इन सबको किस तरीके से आने वाले सालों में, इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो है बूस्ट करेगी, किस तरीके से सरकार जो है इन सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज को स्ट्रेंथन करेगी, इसको बजट के अंदर रखा गया है। और सबसे जोरा साहब को तो वो उल्टी सीधी कांग्रेस वालों को तो उल्टी सीधी पॉलिटिक्स करनी है। अपने टाइम में तो किया कुछ नहीं। सरकार ने स्पेशल पंचायत के लिए जो बजट पेश किया उसको उनको वेलकम करना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ये जो लखनपुर के ऊपर यात्रियों को पिलग्रिमेजेस को, आम जो नॉन कमर्शियल जो व्हीकल्स आते थे, लोग आते थे, उनका सारा
टैक्स रोल आउट कर दिया गया है, इसको वेलकम करना चाहिए। इंडस्ट्रीज को मजबूत करने की बातें हैं, ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक अच्छा समाचार है, स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे को बताओ, इतनी बड़ी स्कीमें की गई हैं। आखिर पे ये कि कांग्रेस कहती है कि ये प्रो कश्मीर और प्रो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही बजट था। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस है ही कहां, बताओ है कहीं? लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, जनता ने सफाया, इधर सफाया हो गया कांग्रेस का, वो ऐसे ही उछल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने दौर में तो किया पावर बजट का, पावर बजट इसी के बीच में इनकॉर्पोरेट किया गया है। पावर स्ट्रक्चर को, पावर को स्ट्रेंथनिंग के लिए करोड़ों रुपए का प्रोविजन रखा है और बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पावर के अंदर, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है और इंटीग्रेटेड आईपीडीएस जो शहरों के लिए है, उसका जो है आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों के अंदर पावर सेक्टर के अंदर जबरदस्त रिफॉर्म आने वाले हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक आज का यह बजट अवाम दोस्त बजट होगा और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो कमियां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सरकारों की तरफ से की गई उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट, जम्मू। और चलिए यहां पर वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला, लेकिन हमारे साथ लगातार माहिर इक्तिसादियात बने हुए हैं दीपांकर जी, उनसे भी हम बजट को लेकर के तफसीलात और जानेंगे और जरा समझेंगे कि आखिर कॉमन मैन के लिए क्या कुछ है इस बजट में। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कॉमन मैन के लिए बजट में कुछ नहीं है, उनका क्या कुछ कहना है, ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर एक्सप्रेस में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के बजट 2018-19 की कि आज दरअसल ऐवान में इसे पेश कर लिया गया, लेकिन इस बजट में आखिर आवाम के लिए क्या है, कॉमन मैन के लिए क्या है, नौजवानों बेरोजगारों के लिए क्या है, सयाहती शोबे के लिए क्या है, इस पर हम तफसील से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए माहिर इक्तिसादियात दीपांकर जी बराह रास्त यानी लाइव जुड़े हुए हैं। दीपांकर जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि एक तरीके से सियासत हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी इक्तदार में है वो इसको अच्छा बजट बता रही है, कह रही कि हमने हर शोबे के लिए कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन अपोजिशन इसमें खामी देख रही है। क्या आपको भी इसमें खामी नजर आ रही है? नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है क्या? क्या कारोबारियों के लिए और टूरिज्म महकमे के लिए कुछ नहीं है? और क्या ये कहीं ना कहीं कॉमन मैन जो है वो इससे दूर है? देखिए, जहां तक कॉमन मैन की बात है ना, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी रियासत के बजट में कॉमन मैन के देने के लिए बड़ा ही कम होता था। आप इधर उधर एक दो छूट दे सकते थे, अब ये छूट ना मरकजी हुकूमत दे सकता है ना रियासती हुकूमत दे सकता है, क्योंकि बहुत सब ये आइटम्स आपके जीएसटी काउंसिल के हाथ में चले गए हैं। हाँ, दो चीजों पे आपको छूट दे सकते हैं, एक है अल्कोहल जो सेन गुड है और दूसरा है पेट्रोल जो कोई दे नहीं सकता क्योंकि इसमें काफी रेवेन्यूज आता है। तो छोड़िए, कॉमन मैन के लिए ये बजट बड़ा अहम है, बिकॉज आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से ही होता है और हमें इस नजरिए से देखना पड़ेगा। बात यह है कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट बन सकता है उसके लिए सरकार ने क्या किया है। जैसे मैंने पहले कहा, इस बजट में बड़ा ही कम है ठोस कदम, इसीलिए कम है क्योंकि इसमें बजट से पहले ये मंत्रालय ने ज्यादा इसमें स्ट्रेटेजाइजिंग किया नहीं। टूरिज्म मिनिस्ट्री इस पे कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाया है और अगर कोई मंत्री स्ट्रेटेजी बनाता नहीं है, इसकी रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली बजट पे आएगा और इसमें फिनेंस मिनिस्टर का कोई दोष नहीं है। रही बात पावर, ये एक बहुत कमजोरी है इस मंत्रालय का। इस मिनिस्ट्री का एक बड़ी कमजोरी पावर रहा है, ये कमजोरी पिछले मिनिस्ट्री का भी रहा है। ये पावर रिफॉर्म्स जो 2009 से एनसी कांग्रेस ने टॉर्पीडो किया था, आज भी ये सरकार इसको ट्रैक पे नहीं ला पाया है और इसमें मैं द्रबू साहब को दोषी नहीं मान सकता। इसमें जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, पावर मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो जवाब दे वो क्यों कुछ नहीं कर पाया है। हमारा पावर डेफिसिट 7,400 करोड़ क्यों है वो खुद बताए। ये सही बात है कि इस बजट में अगर आप केयरफुली देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है टू बूस्ट टूरिज्म, नजेस है इधर उधर, पर ये बेसिकली ये मंत्री परिषद का प्रॉब्लम, ये बजट का उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं बात कह रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और इसका जिक्र आपका ये जो
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट में है। जैसे मैं बता रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी कुछ किया है। अनफॉर्चुनेटली पावर इंडस्ट्री अपना जो एक्शन पॉइंट्स है उसमें एक भी एक्शन पॉइंट में कामयाबी हासिल नहीं किया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक भी पॉइंट में कामयाबी हासिल नहीं किया है। अब क्रिटिसिज्म आते हैं, कांग्रेस की क्रिटिसिज्म। जोरा साहब ने कहा कि सर थोड़ा शॉर्ट में जाना चाहेंगे क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी सब चीज सबमिट हो जाए, पूरी तरह से कंक्लूड हो जाए। देखिए, अगर कोई सोचता था कि इस बजट में बाजी मात हो जाएगा तो बजट्स में कभी होता नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इस बजट का एक परिप्रेक्ष्य है। इस बजट में अपने दायरे में द्रबू साहब जो नजेस दे सकते थे, थोड़ा बहुत वो नजेस दिए हैं, पर ये नजेस तभी कामयाब होंगे जबकि ये मिनिस्ट्रीज अपना काम अच्छी तरह से संभालेंगे। मैं मानता हूं मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज की तरफ से काफी कुछ हो रहा है। मैं मानता हूं पावर इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं टूरिज्म इंडस्ट्री को जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक सर। जब तक इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज को आप पकड़ेंगे तो नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। और एक साथ जब मिलकर के सभी आगे बढ़ेंगे तो जो जम्मू कश्मीर के एक बड़े जहाज की अगर इसको एक शक्ल दें तो उस जहाज को आसानी से खींच सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर अगर खींचेंगे तो शायद वो वहीं पर रुक कर रह जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो बातें हैं हमसे शाये करने के लिए। फिलहाल बढ़ रहे हैं खबरों में आगे। सीनियर वजीर बशारत बुखारी ने बजट की तारीफ की है। जी हां, उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन को इससे इत्तेफाक का हक है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मशविरों का हुकूमत खैर मकदम करेगी। अगर अपोजिशन अपोज नहीं करेगी तो क्या करेगी? अच्छा, आप किस तरह दे हैव टू सी द लूप होल्स अगर कहीं कहीं हैं या जहां पे उनको लगता है कि एज अपोजिशन कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको अपनी बात कहने का हक है। और मे भी जब वो कल बात करेंगे इस पे बजट पे जब बहस करेंगे, हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी बातें हों जिससे बजट को मजीद जाज़िब नज़र बनाने में मदद मिल जाए। बहुत अच्छा है। आई होप कि वो अच्छी तरह से इसको पढ़ें। हमने बनाया है, हमने कैबिनेट में पास कर दिया तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। और ख़ासतौर से हार्टिकल्चर के हिसाब से जहाँ जिस तरह से हमने इंटरवेंशन इसमें रखे हैं, तो जो मैंने सोच समझ थी पिछले 10 महीने में, जो मैं चाहता था कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की, बजट में रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो आई एम हैप्पी उस हवाले से। मैं सीएम साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। इधर बनिहाल से कांग्रेस एमएलए गुलाम रसूल ने हुकूमत पर अपोजिशन उम्मीदवारों के असेंबली हलके के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का भी इल्जाम आयद कर दिया है। इल्जाम लगाया गया है कांग्रेस एमएलए की तरफ से कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुई है वो उन्हीं इलाकों में हुई है जहां से बीजेपी और पीडीपी के एमएलए जीत के आए हैं, बल्कि जो विपक्ष के एमएलए जिन इलाकों से आते हैं वहां उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। उस पर बात करेंगे। वकार रसूल साहब मौजूद हैं। सर, आपने ये इल्ज़ाम लगाया, कुछ बेसिस हैं इसकी? हमने क्वेश्चन दिया था आज कि आप जम्मू कश्मीर में जो 66 म्यूनसिपलिटीज़ हैं और जो 2 कॉरपोरेशन हैं उनकी हमें डिटेल दे दो कि आपने ईयरली क्या फंड्स दिए हैं म्यूनसिपलिटीज़ को। तो जवाब में ये आया कि आपको बनिहाल म्यूनसिपलिटी के लिए 8.5 लाख रुपए मिला है। बाकी जो म्यूनसिपलिटी वाइज हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। उस पर हमने शोर उठाया, स्पीकर को सामने गए, प्रोटेस्ट किया। हमने कहा जो मेंबर क्वेश्चन पूछता है जवाब उसको उसका मिलना चाहिए। दरअसल उनने सवाल को छुपाने का इसलिए रखा था कि ये अपनी म्यूनसिपलिटीज़ को, अपने एरिया जहां इनके एमएलएज हैं उनको चोरी से पैसा देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपोजिशन के एमएलएज को अपोजिशन के एरियाज में पैसा ना जाए। लेकिन ये आपने बड़ा गंभीर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ऐसा ही मुझे याद आता है इल्ज़ाम जब कांग्रेस और खासकर पीडीपी की हुकूमत थी उस वक्त भी जो अपोजिशन थी वो लगाती थी। तो आपको लगता है कि ये हर जो हुकूमत जो भी होती है उसका यही एक तरीक़ाकार होता है अपोजिशन को पीछे धकेलने का? देखिए, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक जो था वो म्यूनसिपलिटीज़ को लेके था। हमारा म्यूनसिपलिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है, आईडीएमटी होता है। आईडीएमटी का प्लान जो है वो फिक्स होता था हर म्यूनसिपलिटी को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो सरकार है उन्होंने अपोजिशन की म्यूनसिपलिटीज़ में जो आईडीएमटी का जो कोटा आता था वो कट किया, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ इन्होंने ले लिया है। तो वो गलत है।
इसलिए इस वक्त कांग्रेस का आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर क्या आप इस हाउस के बाहर भी आप सड़कों पे आएंगे अपने इलाकों की मांग लेकर? देखिए, बनिहाल बाजार का बहुत बुरा हाल है। ड्रेनेज सिस्टम बंद है, नालियां बंद है, ट्रैफिक जाम होता है, गलियों की हालत खराब है। जब मैं चेयरमैन था तब थोड़ा सा काम हमने किया था, उसके बाद फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हुई, तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमने आज इसलिए हाउस में ये भी कहा कि स्पीकर साहब ने कहा कि अगर इसका जवाब दुरुस्त नहीं है तो हम इस पे ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने आपको जवाब नहीं दिया है। आने वाले दिनों में उस इशू को लेके हम और प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका जो है हल निकले। तो ये थे वकार रसूल, जिनका कहना है कि बनिहाल जो इलाका है उसकी तरक्याती कामों के लिए जो है फंड मुहैया नहीं करवाए हैं, खासकर म्यूनसिपैलिटी के जो काम हैं, जिसको लेके जो एमएलए हैं बनिहाल के वकार रसूल, वो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो ये तो बात रही वादिये जम्मू कश्मीर के बजट 2018-19 की, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुख कुछ और अहम खबरों का करते हैं। वाशी से पीडीपी के रुकन असेंबली एजाज अहमद मीर ने कहा कि मिलिटेंट की हलाकत को कुछ मफाद परस्त अनासिर ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बुध को असेंबली में मिलिटेंट को अपना भाई कहकर तनाजे में आए एजाज मीर ने कहा कि रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए सभी तबकों से बात करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीडीपी और अलहदगी पसंदों के दरमियान वाज़े नजरियाती इख्तलाफ हैं जिसे बातचीत के जरिए भी दूर किया जा सकता है। वाज़ेह हो कि एजाज मीर के घर पर भी मिलिटेंट हमला कर चुके हैं। मरकजी सरकार ने इंटरलॉक्यूटर या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, उसको सबसे बात करनी चाहिए, इंक्लूडिंग हुर्रियत और मिलिटेंट से भी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो मिलिटेंट जो मर रहे हैं। वो तो आइडियोलॉजिकल, हम लोगों के उनके और हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी वो अटैक कर सकते हैं या हम कुछ कह सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वो किसी और चीज की बात करते हैं। बात करने से बात बनती है। जब हम उनसे बात करेंगे तभी तो मसले का हल होगा। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस मसले का हल होगा। और उधर सीनियर काबीना वजीर नईम अख्तर ने मुतनाज़ा बयान से लाइल्मी का इजहार किया है, लेकिन हुकूमत के दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने पार्टी और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती से किसी तौर पर समझौता नहीं किया जा सकता। I don't know what the legislator has said, but there should be kindly, you also don't contribute to this vagueness. There is no vagueness in the party's outlook, in the party's agenda, in the party's belief. It has been made very amply clear yesterday by the Chief Minister that the destiny of the state as part of India is final. There is no going back on that from us, but that presupposes that we also try to convince others. We hold dialogue, and we don't believe in killing people if we can bring them back to the mainstream. और इधर एजाज मीर के मुतनाज़ा बयान पर असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पीडीपी एमएलए के बयान की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पीडीपी के साथ साथ इस मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। अपोजिशन ने पूछा कि इस तसादुम में शहीद होने वाले जवानों को हुकूमत किस जुमरे में रखती है। You agree with the statement that the terrorists are martyrs? Statement, it is better that you should ask them whether they are killing militants, they are participating in their funerals. This is their job to reply. Why there is contradiction? Why there are double standards? It is their job to see. ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए कि जिसका विधायक यहाँ कहता है जो मिलिटेंट मारा गया वो हमारे भाई है, हम उसकी डेथ पे अफसोस जताते हैं। बीजेपी क्या कर रहा है कि आपके कोalition पार्टनर का एक एमएलए वो कहता है मिलिटेंट हमारे वो मार्टियर हुए हैं। मिलिटेंट जो मारा गया वो मारा नहीं गया, वो मार्टियर हो गया। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या हुआ?
इधर एजाज मीर के बयान पर बीजेपी ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। हालांकि बराह रास्त कार्रवाई किए जाने के सवाल से वो बचती नजर आई। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि इस तरह के बयान अवाम के मैंडेट की तर्जुमानी नहीं करते। एमएलए वचिस से जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि जो मिलिटेंट हैं, वो जो मरते हैं वो मार्टिर्स होते हैं, वो उनके भाई हैं, इससे सियासी बवाल जो है जम्मू कश्मीर में एक तरह से खड़ा हो गया है। उस पर बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं रविंद्र रैना साहब, किस तरह से इस बयान को देखते हैं? बहुत ही जिसे हम कहेंगे अनफॉर्चुनेट, बहुत ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और विवादास्पद बयान है। जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशतगर्दों ने पिछले 30 साल में कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया, जिन दहशतगर्दों ने कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, हमारे बुजुर्गों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, बच्चियों का कत्ल किया, उन लोगों का, उनको ग्लोरीफाई करना, उनका गुणगान करना, उनको भाई कहना, बहुत ही, मैं कहता हूं, मजम्मत इसकी जितनी हो कम है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है रविंदर जी के कल महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ माहौल को खराब करता है, लेकिन उनके ही एमएलए बोलते हैं कि पाकिस्तान जो मिलिटेंट आते हैं वो मार्टिर्स हैं। कल जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा जी ने बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग आपस में भाई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा पुराना ट्रेडिशन है, दुनिया को रोशनी की किरण दिखाई अगर दी थी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिखाई दी थी, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, यकजहती, एकता। लेकिन उसको अगर किसी ने खराब किया है, हमारे जम्मू कश्मीर की यकजहती को, इंसानियत को, भाईचारे को अगर किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान के बंदूक वाले हैं। लेकिन आप कॉलिशन में हैं, लेकिन आप ऐसे में मांग करेंगे कि जो पीडीपी के साथ आपका कॉलिशन है और पीडीपी के एमएलए की तरफ से ऐसे बयान आते हैं, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी आए हैं। सुनिए, कल जैसे महबूबा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बोला, साफ कर दिया, उन्होंने बहुत साफ साफ बातें कही। हम इंसानियत में बिलीव करते हैं, हम सूफीज्म में बिलीव करते हैं, इंसानियत का दायरा है हमारा। वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो बातें उन्होंने याद की। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आप कार्रवाई की मांग करते हैं उस एमएलए के खिलाफ? देखिए, लोगों ने हमको चुन के भेजा है। जब वोट पड़ते हैं, आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो, बंदूक वाले हो, सब कहते हैं जो इलेक्शन में जाएगा गोली मारेंगे। फिर भी लोग वोट डालते हैं, लोग कहते हैं जाओ, हम नहीं आपको मानते। लोग वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद जो चुन के आए वही उनकी बात करेंगे। तो ये लोगों ने जो मैंडेट दिया है, आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, गलत बात है ये। तो ये थे रविंद्र रैना, जिनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा के अगर कोई एमएलए इस तरह के बयान देता है वो नाजायज बयान है और बीजेपी उसकी सख्त मजम्मत करती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। हालांकि बीजेपी के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है, क्योंकि पीडीपी के साथ ही वो इत्तेहाद करके इस वक्त वादी जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है, लेकिन वो अपनी तरफ से इसकी मजम्मत जरूर कर रही है। इधर कुलगाम से रुकने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने स्किम्स डायरेक्टर की बरतरफी और 3 सीनियर प्रोफेसर के मुअत्तल किए जाने पर हुकूमत से वजाहत मांगी। जी सलाम से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का मौकफ जाने बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। के इशू को लेकर एमएलए कुलगाम तारगामी साहब ने भी बाकी ऑपोजिशन जो एमएलए के साथ वर्कआउट किया है उनसे बात करेंगे। सर, आपने इशू उठाया जो मेडिकल हॉस्पिटल का, तो कितना ये इस वक्त सीरियस मुद्दा है? देखिए, हमारे रियासत में सबसे प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट है वो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है और काफ़ी उम्मीदें हैं पूरे रियासत के बीमारों की और काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ। जैसा कि कल हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, न सिर्फ रियासत के बल्कि रियासत से बाहर भी पेशेंट वहाँ आते हैं। अब कई दिनों से अमलन सारा काम काज ठप हो के रह गया है और इसका नतीजा ये है कि इमरजेंसी सर्विस चलती नहीं, ऑपरेशन थिएटर्स में काम नहीं हो रहा है और बाकी जो भी एसेंशियल सर्विसेज है अस्पताल की वो भी रुकी पड़ी है।
इधर बजट होने से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने एक दफा फिर से महबूबा हुकूमत को नाकाम सरकार बताया, लेकिन दिनेश्वर शर्मा की तकर्रुरी पर उनका रुख आज नरम दिखाई दिया। तो नतीजा हमारे सामने होगा। अभी तक तो अभी मतलब उनकी कारकर्दगी की जो है सर्टिफिकेट हासिल करना या देना, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। पहले तो हम ये देखें कि उनका आखिर मिशन क्या है, मकसद क्या है, और तब पता चलेगा कि काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए वक्त एक छोटे से वक्फे का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट हमले के मुजरिम अफजल गुरु के 17 साल के बेटे गालिब ने 12वीं में डिस्टिंक्शन हासिल किया है। जुमेरात को जम्मू कश्मीर बोर्ड आए जम्मू कश्मीर के बोर्ड के रिजल्ट जो सामने आए हैं उसके नतीजे में गालिब से 88% नंबर हासिल किए हैं उन्होंने। और आपको बता दें कि गालिब ने हाई स्कूल के एग्जाम में भी 95% मार्क्स हासिल किए थे। गालिब डॉक्टर बनकर अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहता है। पार्लियामेंट पर हमले से पहले अफजल गुरु भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। 13 जनवरी 2001 को हमले के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। कोर्ट ने अफजल को मुजरिम करार दिया था। उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी की सजा दी गई थी। शुक्र अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे ऐसा नसीब दिया कि 441 मार्क्स मैंने लाए। और सेकेंडली मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी कामयाबी अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और जो मेरे कजन वजन ब्रदर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कहा कि तुम बस पढ़ो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हम पे छोड़ दो कि हम हैं अभी आपके लिए। और तीसरी बात, लोकल टीचर्स बहुत रहे मेरे स्ट्रगल, उन्होंने कंटिन्यूसली मेरे साथ हेल्प की। जैसे कश्मीर में डिस्टर्ब रहे, कभी कभी हड़ताल होता था तो मैं उन्हीं के घर जाता था, उन्होंने बहुत मदद की। और जम्मू कश्मीर असेंबली टर्म 5 साल करने की मांग को लेकर के जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया और पुतला फूंका। पैंथर्स पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है, बाकी सब इलेक्टेड बॉडीज का टेन्योर यहां 5 साल का है, तो जम्मू कश्मीर असेंबली टर्म 6 साल का क्यों है। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी ने सरकार में रहने के दौरान भी मुद्दा उठाया था। उस वक्त बीजेपी ने भी उसकी हिमायत की थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में है तो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। और बनिहाल से खबर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिला सतही कारकुनों की माहाना मीटिंग मुनक्किद हुई और सीनियर लीडर हाजी सज्जाद शाहीन की क़यादत में हुई इस मीटिंग में रामबन जिले के पार्टी अरकान ने शिरकत की। पंचायती इंतखाबात के पेश नजर सज्जाद शाहीन ने कारकुनों से अवामी राब्ता शुरू करने की हिदायत दी। कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अवाम के दरमियान जाएं और मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को बयां करें। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मखलूत हुकूमत की पॉलिसियां अवाम दुश्मन साबित हो रही हैं। जो उन्होंने और सरकार ने पंचायती इंतखाबात का फैसला कर लिया है, लेकिन सरकार के रिजर्वेशन प्रोसेस पर सवाल खड़े हो गए। ऑल जम्मू कश्मीर पहाड़ी ट्राइब ज्वाइंट फोरम ने इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और कहा कि सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के पंच और सरपंच की पोस्ट के लिए जो रिजर्वेशन प्रोसेस रखा है वो गैर आईनी है। इसके तहत सरकार का इंतखाबी सूबों से 75% पंच और 60% सरपंच की पोस्ट के लिए रिजर्वेशन करने की पेशकश की, जो कि गैर आईनी है। फोरम का यह कहना है कि इस तरह से तो पहाड़ी ट्राइब के लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने सरकार से इस ऑफर को वापस लेकर के दोबारा सोचने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर इसके खिलाफ एहतजाज करने और इलेक्शन का बाइकॉट करने का भी अल्टीमेटम दिया। और अब चलते चलते 5:25 जम्मू कश्मीर के राजौरी में हथियारों का जखीरा मिलने से मचा हड़कंप। मिलिटेंटों ने जंगल में छिपाकर हथियार रखे थे। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे दहशतगर्द। साबिक वजीर पार्लियामेंट नान भाऊ पटोले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मोदी की कारकर्दगी पर उठाए थे सवालात। कांग्रेस ज्वाइन करने पर राहुल ने किया खैर मकदम।
पीएम मोदी बीजेपी सदर अमित शाह और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडरान के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में इंतखाबी रियासतों को इंचार्ज भी होंगे शामिल। बजट को लेकर के भी पार्टी लीडरान से चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। एक बार में 3 तलाक पर राज्यसभा में नाकाम रहने के बाद अब मोदी सरकार दूसरे रास्ते पर गौर खोज कर रही है। मोदी हुकूमत एक बार में 3 तलाक को गैर कानूनी और जुर्म ऐलान करने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकती है। कर्नाटक में हिंदुत्व के इशू पर इंतखाबी पारा चढ़ा। सीएम सिद्धरमैया पर बीजेपी का पलटवार। कहा, बांटने की सियासत कर रही कांग्रेस ने हिंदुओं को दहशतगर्द बनाया। सिद्धरमैया ने बीजेपी को हिंदू दहशतगर्द कहा था। साबिक टेलीकॉम वजीर ए राजा ने साबिक पीएम मनमोहन सिंह पर संगीन इल्जाम लगाए और कहा कि मनमोहन सिंह टेलीकॉम लॉबी के दबाव में काम कर रहे थे। इसका खुलासा अपनी किताब 2G सागा अनफोल्ड ए राजा में किया उन्होंने। कोयला घपले में नवीन जिंदल की बढ़ सकती है मुश्किलें। अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई दर्ज करना चाहती है रिश्वत का भी इल्जाम। फैसले से पहले जज ने लिखित जवाब के लिए 16 फरवरी तक की मोहलत दी। बाराबंकी में 11 लोगों की मौत पर सियासत शुरू हुई। गोरखपुर फेस्टिवल को लेकर योगी हुकूमत सवालात के घेरे में है। अखिलेश का निशाना बाराबंकी में 11 मौत के बीच ये एहतमाम क्यों? आज होनी है बॉलीवुड नाइट। एक बार फिर हादसे का शिकार होने से बचे सीएम फडणवीस। मुंबई में लैंडिंग के दौरान पड़े वायर के बीच पायलट ने कराई महफूज लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में नितिन गडकरी और सीएम फडणवीस सवार थे। मुंबई में अग्निकांड में वन अबव के मैनेजरों को राहत नहीं मिली। दोनों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिस्ट्रो रेस्तरां पब में 29 दिसंबर को लगी शदीद आग से 14 लोगों की जान गई थी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी फिल्म रेस 3 की शूटिंग रोक दी गई है। साथ ही घर की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए प्राइवेट गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल पर संगीन इल्जाम लगे। 22 दिनों में भर्ती बुखार से मुतासिरा हामिला खातून की मौत। अस्पताल में परिवार को 18 लाख का बिल थमाया। घर वालों ने तहकीकात का मुतालबा किया। बीती रात उधमपुर में डोमिल एरिया में एक दुकान में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और नजदीकी एरिया को आग से बचाने में कामयाब रही। उधमपुर में टालडी नाले के पास मकामी लोगों ने नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी गैमन इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कंपनी पर मकामी लोगों को रोजगार न देने का इल्जाम लगाया। जम्मू में यूनाइटेड सिख काउंसिल ने पीसी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगों की तहकीकात दोबारा करने के लिए कहा है। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में कुपवाड़ा के सफाई मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। तनख्वाह बढ़ाए जाने और मुस्तकिल करने को लेकर मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। डोडा के डीडीसी भवानी रकवाल ने जिले के ट्राउल गांव के स्कूल में अवामी दरबार का एहतमाम किया। अवाम ने आला अफसरान की मौजूदगी में अपनी बुनियादी दिक्कतों को रखा। बारामूला शहर के मछली बाजार के कारोबारियों ने मुल्हिका इलाके से कचरा हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने मछली बाजार के नजदीक कचरा डंप कर दिया है। रामबन में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खुसूसी मेहमान के तौर पर डीडीसी तारिक हुसैन के साथ एसएसपी मोहनलाल और कर्नल शशांक रंजन मौजूद रहे। बेनामी जायदाद के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। महकमा इनकम टैक्स ने अब तक 3,500 करोड़ से ज्यादा की जायदाद जब्त की। पूरे मुल्क में तफ्तीश के लिए 24 यूनिट की तश्कील की गई।